Hello, all of you. This is CS Tushar Pahade, and once again, I welcome you all for this demo lecture on the topic known as companies meeting. Right? This topic is very important in the course of CS Executive as well as CS Professional, because बच्चों एक बात ध्यान रखना आप लोग शायद पढ़ाई कर रहे हैं सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए, बट देन एक बात ध्यान रखना, ऐसा मेरा मानना है कि आप सब लोग CS बनना चाहेंगे और मैं चाहूँगा कि आप CS बने। और जब आप CS बनेंगे तो आपको रियल लाइफ में जो सबसे ज़्यादा काम करना है किसी भी कंपनी में, वो है उस कंपनी की मीटिंग्स कंडक्ट करना। फिर वो मीटिंग बोर्ड मीटिंग हो, AGM हो, EGM हो, क्लास मीटिंग हो, no matter which type of meeting is there, but it's sure that a company secretary is very much a vital important role in company's meeting, and that's why this chapter makes it very important in this syllabus. There are two reasons. One thing, आपके लाइफ पे ये बहुत काम आएगा, एंड द मेन सेकेंड थिंग विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट ये चैप्टर आपको एग्जाम में करीब करीब एवरेजली 15 मार्क्स देता है। 15 मार्क्स आपको इस एग्जाम से एवरेजली आएंगे। सो मैं जो बोल रहा हूँ ऐसा ज़रूरी नहीं है, हो सकता है किसी एग्जाम में 10 आए, किसी में 20 आए। पिछले 4 से 5 एग्जामों में इसमें से करीब करीब 15 से 16 मार्क का आया है। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत क्रिएटिव है। So without wasting time, we start with the topic called as companies meeting, and as I told you, myself company secretary Tushar Pahade. So I'll be doing justice with you because by profession, by passion, by hobby, by everything, I'm a company secretary, and I'm very much sure that I can teach you this topic very well than other person, because I actually worked for so many companies in past 7 to 8 years, and before that also I did training for 2 years. So around, you can say my background as a company secretary is around 10 years. 2 years of you can say training, 2 years of around job, and past 6 years I'm into practice. So around my 10 years background is into this profession only. So I have actually lived this company law in practical. So I normally don't teach only, मतलब मैं आपको सिर्फ पढ़ा रहा हूँ बुक से पढ़ के, ऐसा नहीं है। आपको मालूम पड़ जाएगा इस लेक्चर में कि मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ वो क्या क्या चीज़ें हैं। रियलिटी प्लस लर्निंग प्लस फन इक्वल टू तुषार पहाड़े कंपनी लॉ, राइट। चलिए, सो वी स्टार्ट विद द टॉपिक कंपनीज मीटिंग, राइट। कंपनी मीटिंग, चलिए 2 वर्ड्स अलग अलग यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको। पहला वर्ड लिखा है कंपनी और दूसरा वर्ड लिखा हुआ है मीटिंग, ठीक है ना। ये एक तो वर्ड है कंपनी, दूसरा वर्ड है मीटिंग। विल डिस्कस वन बाय वन। पहली बात तो कंपनी जानते हैं, मीटिंग का मतलब क्या होता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ मीटिंग? एग्जैक्टली राइट। मीटिंग मतलब होता है जब 2 लोग है, ठीक है, एनी हाउ मेनी पीपल, एनी 2 पर्सन, ठीक है, डिस्कस ओवर सम मैटर, कोई मैटर पे डिस्कस करते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि उन दोनों में क्या चल रही है, मीटिंग चल रही है। कभी भी, जैसे मैं एक फैकल्टी हूँ, मेरे साथ एक फैकल्टी और है जो अकाउंट्स पढ़ाती है, तो मैं और अकाउंट्स की फैकल्टी एक दिन ऐसे बैठ गए और डिस्कस किया कि अरे भाई कैसे बच्चों को और अच्छे से लॉ समझाना है। जैसे मेरे को कंपनी लॉ है, आप कंपनी अकाउंट्स पढ़ाते हो, तो कैसे मैच करें। तो हमने क्या कर ली, एक दूसरे के साथ में बैठे बैठे मीटिंग कर ली। क्या ये मीटिंग हो सकती है? बिल्कुल हाँ। अगर आपकी फैमिली में मैं बात करूँ कि कोई अगर अर्जेंट इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, तो क्या घर में आपकी जो HOD होते हैं, आपकी दादाजी दादी होंगी, पेरेंट होंगे, क्या वो एक साथ सबको बुला के बैठा के बात करते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ये करना है, व्हाट शुड बी डन? क्या ये ऐसा बात होती है? ऑफ कोर्स यस। कैन इट बी कॉल्ड एज मीटिंग? ऑफ कोर्स यस। बट ये कंपनी मीटिंग नहीं है। तो क्या फर्क है मीटिंग और कंपनी मीटिंग में? बहुत सिंपल सी बात है। मुझे बताइए, अगर आपके पापा ने आपको शाम को मीटिंग में बुलाया है, तो क्या आपको नोटिस देंगे मीटिंग का कि नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट ऑन सो डेट एंड ऐसा ऐसा आपको आना है? नहीं देते, ठीक है ना। कोरम जरूरी है क्या मीटिंग में बैठने वाला? प्रॉक्सी आ सकता है क्या? शाम को मैं तो नहीं आ पाऊंगा घर पे, तो मैंने अपने दोस्त को भेज दिया घर पे डिस्कशन करने के लिए। क्या घर में प्रॉक्सी अलाउड है क्या? नहीं। क्या घर पे चेयरमैन इलेक्ट होता है क्या? नहीं। कहने का मतलब सिंपल सी बात है, मीटिंग्स घर पे भी होती है, मीटिंग्स दोस्तों में भी होती है, मीटिंग हर जगह होती है, बट वो मीटिंग कंपनी मीटिंग नहीं है, क्योंकि कंपनी मीटिंग का एक प्रोसीजर होता है, एक उसूल होता है, एक प्रोविजन दिया हुआ है, एंड वही आपको फॉलो करते हुए मीटिंग लेनी है। तो प्लीज ध्यान रखना बच्चों, मीटिंग लेना सिर्फ लेना मतलब नहीं होता है। हमारे लिए लॉ में मीटिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज अ प्रोसीजरल पार्ट। इट हैज टू बी प्रॉपरली कॉल्ड, properly convened and properly conducted. I use 3 words, 3 C's: call, conducted
एंड कन्वीन, कन्वीन, कॉल, कंडक्टेड, जैसा भी आप बोलो, ठीक है ना। तो मीटिंग के 3 C's है, प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूट, प्रॉपर कंडक्ट, प्रॉपर कॉलिंग, ऐसे आप बोल सकते हो, ठीक है, अपन आगे पढ़ेंगे उसको। तो देयर आर 3 C's ऑफ अ प्रॉपर वैलिड मीटिंग। सो मीटिंग और कंपनी मीटिंग में फर्क है। ऑफ कोर्स यस, मीटिंग में 2 लोग चाहिए, बट हमारे मीटिंग में भी 2 लोग चाहिए मिनिमम। और हमारे मीटिंग में एक और लॉ भी, एक्सेप्शनल लॉ, कि इवन 1 पर्सन कैन मेक अ कोरम, यू नो, अपन पढ़ेंगे आगे जाके कि इवन 1 पर्सन कैन मेक अ कोरम। अब आप सोचेंगे सर 1 पर्सन कोरम कैसे बनाता होगा, 1 पर्सन कोरम कैसे बनाता होगा, मतलब मीटिंग कितने लोगों की हो रही है, एक आदमी की। मतलब मान लो अगर मेरी मीटिंग चल रही है तो मैं मीटिंग में अकेले पहुंचा, बंद कमरे में मैं मीटिंग में पहुंचा, फिर मैं जाके खुद ही बोला कि हेलो आई वेलकम यू ऑल। फिर आगे वाला बंदा, मैं खुद ही उठ के बोला कि ओके थैंक यू। फिर मैं खुद ही बोलता हूँ कि ओके सो वी हैव टुडे एजेंडा, और आपको ये पास करना है। और फिर आगे वाला बंदा, मतलब मैं ही क्या कर रहा हूँ, एक दूसरे से बात कर रहा हूँ। ऐसा कुछ है क्या? अजीब लगा तो शायद सर पागल दिख रहे होंगे अभी, ऐसे घूम घूम के बात कर रहे हैं। ऑफ कोर्स, तो सोचो ना जरा, एक बंदा मीटिंग कैसे लेगा, एक बंदा मीटिंग कैसे लेगा, पता नहीं, बट लॉ बोलता है कि लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लॉ में प्रोविजंस है। वही मैं बोलना चाहता हूँ कि इंग्लिश में जो वर्ड है मीटिंग और लॉ में जो वर्ड है मीटिंग, दोनों में बहुत डिफरेंस है। इंग्लिश की मीटिंग में मीटिंग एटलीस्ट 2 लोगों में होती है, जबकि लीगल मीटिंग कैन बी बाय 1 पर्सन ऑल्सो। एंड ऑल्सो इन लॉ देर आर सम मीटिंग जहाँ पे कि आपको कम से कम 50 लोग चाहिए, 30 लोग चाहिए, उसके बिना मीटिंग शुरू नहीं हो सकती। मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ कोरम वगैरह, बहुत सारी बात है, राइट। तो वी विल डिस्कस वन बाय वन, बिकॉज सभी मैं अभी बताऊंगा तो फिर आपको शायद कंफ्यूजन होगा। वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, पहले बात तो कि मीटिंग लेने के लिए द फर्स्ट थिंग विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि मीटिंग के लिए जो प्रिस्क्राइब प्रोसीजर्स दिए लॉ ने वो क्या क्या है एंड कैसे है, ठीक है ना। तो विल स्टार्ट वन बाय वन फर्स्ट ऑफ ऑल दैट। चलिए, सबसे पहले विच टाइप्स ऑफ मीटिंग्स आर देयर। 2013 के कंपनी एक्ट में, कंपनी एक्ट 13, इसमें कितने टाइप्स की मीटिंग दी है, कितने काइंड्स की मीटिंग दी हुई है। तो बहुत सिंपल सी बात है, हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे मीटिंग ऑफ मेंबर्स। वैसे 2 टाइप की मीटिंग है, मीटिंग ऑफ मेंबर्स, मीटिंग ऑफ बोर्ड, मीटिंग ऑफ मेंबर्स, मीटिंग ऑफ बोर्ड। बट फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं मीटिंग ऑफ मेंबर्स, क्योंकि सच में बताऊं तो कंपनी का मालिक कौन, डायरेक्टर के शेयर होल्डर, शेयर होल्डर। पैसा लगाता कौन है, शेयर होल्डर। सो मीटिंग में डिस्कशन भी कौन करेगा, शेयर होल्डर। बट क्या सब मैटर डिस्कस करेगा, नहीं, कुछ मैटर डिस्कस कौन करते हैं, एक्सक्लूसिवली बोर्ड। कुछ मैटर एक्सक्लूसिवली बोर्ड डिस्कस करते हैं, सेक्शन 179 में आएगा आपको, सेक्शन 179 सबसेक्शन 3। सम मैटर्स आर डिस्कस्ड एक्सक्लूसिवली बाय बोर्ड एंड द रेस्ट मैटर कैन बी डिस्कस्ड बाय मेंबर्स इन द जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग, तो जनरल मतलब आम लोगों की मीटिंग, आम लोग मतलब सारे कंपनी के शेयर होल्डर्स की मीटिंग। तो शेयर होल्डर की मीटिंग मतलब क्या बोलो, एजीएम या ईजीएम या क्लास मीटिंग, बट वेरी प्रिसाइज इट इज कॉल्ड एज मीटिंग ऑफ मेंबर्स। तो मीटिंग ऑफ मेंबर्स इज कॉल्ड एज जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग इज द मीटिंग ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स मीटिंग इज जनरल मीटिंग, राइट। तो जनरल मीटिंग ध्यान आप रखेंगे। सबसे पहले देयर आर लॉ के मतलब में 3 टाइप की जनरल मीटिंग बताई गई है, ठीक है ना, 3 टाइप की जनरल मीटिंग बताई गई है। सबसे पहला जनरल मीटिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है एनुअल जनरल मीटिंग। सेक्शन लगता है सेक्शन 96, एनुअल जनरल मीटिंग, नाम में ही लिखा हुआ है। एनुअल मतलब साल में एक बार, साल में एक बार आप लेंगे, 3 बार भी लेंगे नहीं और 0 बार भी लेंगे नहीं, एक बार तो लेना पड़ेगा। साल में एक बार आपको क्या लेनी पड़ेगी, एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग, 1 टाइम इन ईयर, ठीक है। कैसे लेंगे बताऊंगा मैं आपको। दूसरी मीटिंग होती है, अगर एक बार में आपको एजीएम एक ही लेनी है, बट अगर मान लो आपको कोई ऐसा जरूरत पड़े कि आपको उसी साल एक और मीटिंग लेनी पड़े मेंबर्स की, कैन यू कॉल वन मोर एजीएम, नो, वन मोर एजीएम, नो, यू कांट टेक 2 AGMs इन अ ईयर। सो इन दैट केस यू हैव टू कॉल इट एज ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। सेक्शन लगता है 100, ठीक है, सेक्शन 100 लगता है, और टॉपिक का नाम है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो एजीएम, ईजीएम, एजीएम, ईजीएम, एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है, इट इज ओनली फॉर, बेसिकली कॉल्ड फॉर डिस्कसिंग ऑर्डिनरी बिजनेस। एजीएम क्यों होती है, टू डिस्कस ऑर्डिनरी बिजनेस, जबकि ईजीएम क्यों होती है, टू डिस्कस स्पेशल बिजनेस। अब आप से ये क्या होता है, ऑर्डिनरी बिजनेस, स्पेशल बिजनेस, ऑर्डिनरी बिजनेस, स्पेशल बिजनेस क्या होता है, ठीक है ना, विल डिस्कस अंडरस्टैंड करते एक बार, ठीक है ना। चलिए देखेंगे एक बार, ठीक है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑर्डिनरी एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्पेशल। चलिए
ऑर्डिनरी बिजनेस, ठीक है। देखिए ध्यान से समझना अच्छे से, लॉ ने 4 बातें मान के रखी है जो ऑर्डिनरी बिजनेस है, 1 2 3 4। इन 4 को हम लोग क्या मानेंगे, ऑर्डिनरी बिजनेस, ठीक है। इसके अलावा अदर देन दिस मैं जो पढ़ाने वाला हूं, एवरीथिंग इज कॉल्ड एज व्हाट, क्लियर। मतलब फिर बता देता हूं अच्छे से, ये जो 4 आइटम पढ़ाऊंगा मैं आपको, ये 4 आइटम कौन से रहेंगे, ऑर्डिनरी। अदर देन दिस आइटम मतलब ये जो 4 आइटम छोड़ दूं तो इसके अलावा कोई 5वां आइटम कुछ भी करोगे आप, वो क्या कहलाएगा, स्पेशल बिजनेस। राइट नाउ यहां तक क्लियर है। अब बात करते हैं वो 4 आइटम है कौन से। तो वो 4 आइटम ये रहे आपके सामने अब, ठीक है। पहला, अडॉप्शन ऑफ अकाउंट्स। अडॉप्शन ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स मतलब आप सब समझते होंगे अच्छे से, बैलेंस शीट, P&L, ये सब। तो पहला होता है अडॉप्शन ऑफ अकाउंट्स। अच्छा एक बात ध्यान रखना बच्चों, अडॉप्शन बोला मैंने, अडॉप्शन का मतलब एक्सेप्ट करना, अप्रूव करना नहीं। अप्रूव कौन करेगा उसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे, हम सिर्फ क्या करेंगे उसको अडॉप्ट। अडॉप्ट का मतलब होता है हाँ भाई हमको मंजूर है। तो मेंबर्स क्या करते हैं, मेंबर्स क्या करते हैं, बैलेंस शीट को एक्सेप्ट करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। दे आर नो वन टू अप्रूव, क्योंकि मेंबर्स कंपनी में साल साल भर नहीं आते, कभी उनको पता ही नहीं कंपनी में क्या हो रहा है। they are no one to approve it, right? They are only there to adopt, पहला पॉइंट। दूसरा, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, बट कौन सा वाला, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। बट सबसे बड़ी बात कौन सा वाला, अगर आपने मेरा लेक्चर देखा होगा, डेमो लेक्चर को, उस पर डिविडेंड पर, तो आपको मालूम होगा अच्छे से। और अगर आपने पहले भी पढ़ा होगा कंपनी में तो मालूम होना चाहिए, विच डिविडेंड, ओनली 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 फाइनल डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, ठीक है। स्पेलिंग में मत जाना मेरे, पढ़ाई पे ध्यान देना, कंसेप्ट पे ध्यान देना, ठीक है। राइटिंग पे ध्यान मत देना। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, दैट डू यू अंडरस्टैंड। होता है ऐसा हो सकता है मेरी राइटिंग बहुत अच्छी हो बट मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं लिख क्या रहा हूँ या मैं रॉन्ग लिख रहा हूँ। उससे अच्छा बेटर है कि प्लीज डोंट फोकस ऑन माई राइटिंग, बट देन व्हेन आई स्पीक यू प्लीज revise yourself once or twice. So what I said is adoption of accounts, that is balance sheet, P&L. Second one is declaration of dividend. Which one? Final dividend. तीसरा appointment of रिटायरिंग डायरेक्टर। सेक्शन 160 के हिसाब से हर डायरेक्टर क्या होता है, एजीएम में कुछ रूल है, अपन पढ़ेंगे डायरेक्टर के चैप्टर में, तो उसमें रहता है कि कंपनी, पब्लिक कंपनी के 2/3 और 2/3 का 1/3 रिटायर बाय रोटेशन। तो हर एजीएम में कुछ डायरेक्टर क्या होता है, रिटायर बाय रोटेशन, ये वो लोग है रिटायर बाय रोटेशन। और चौथा है कौन सा, अपॉइंटमेंट, यही वाला पॉइंट, ठीक है ना, अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर, अभी बढ़ाएगा ऑडिटर का, ऑडिटर। तो ये 4 वर्ड्स है, अडॉप्शन ऑफ अकाउंट्स, अडॉप्शन ऑफ अकाउंट्स के बाद पॉइंट नंबर 2 डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, तीसरा अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर्स एंड चौथा अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर्स, या इनका रेम्यूनरेशन फिक्स करना। प्लीज अंडरस्टैंड वापस से फाइनल, ये चारों को हम लोग क्या मानते हैं, ऑर्डिनरी। मतलब एजीएम बनी किन के लिए है, इन 4 बिजनेस को करने के लिए। एजीएम में 4 बिजनेस होना जरूरी है, नहीं है तो डिस्कस मत करो, बट बात करो इसके बारे में, बात करना जरूरी है। एजीएम में ये 4 बिजनेस डिस्कस होंगे, इज कॉल्ड एज ऑर्डिनरी बिजनेस। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर कुछ भी एजीएम में होता है तो क्या कहलाएगा, स्पेशल बिजनेस, स्पेशल बिजनेस। अच्छा एक और बात क्लियर कर दो बच्चों, इट इज नॉट स्पेशल रिजोल्यूशन, इट इज नॉट ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन नहीं है, ऑर्डिनरी बिजनेस है। मतलब ऐसा हो सकता है कि ये 4 आइटम के लिए क्या पास हो, स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो सकता है कि इनके लिए क्या पास हो, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास हो। स्पेशल बिजनेस के लिए ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास हो सकता है, ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो सकता है, ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास हो सकता है, स्पेशल बिजनेस के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, ऑर्डिनरी बिजनेस अलग, स्पेशल रिजोल्यूशन, स्पेशल बिजनेस अलग। कंफ्यूजन मत करना, आगे पढ़ेंगे सेक्शन 114 में व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑर्डिनरी एंड स्पेशल रिजोल्यूशन, वो अलग है। शायद आपको पढ़ा भी होगा आपने, 50% बोलते हैं अपन लोग, वो रॉन्ग एक्चुअली, ऐसे बोलते नहीं है, बट ऊपर से बोलते हैं कि हाँ मीटिंग में अगर 50% के ऊपर लोगों ने हाँ बोल दिया तो क्या ऑर्डिनरी, और जहाँ पे कितने लोगों ने हाँ बोलना चाहिए, 75 लोगों ने, वो क्या हो गया, स्पेशल।
ऐसा नहीं है एक्चुअली, वी नेवर से 50 एंड 75, वी यूज टू से समथिंग एल्स 3 टाइम्स एंड ऑल दिस थिंग। मैं आपको पढ़ाऊंगा समय पर, अभी जल्दबाजी हो जाएगी सब चीज़ों की। तो ये समझ में आ गया आपको अच्छे से? तो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस टॉपिक। वापस आएंगे अपने टॉपिक पे, तो देखिएगा क्या बोला मैंने फिर से। तो व्हाट इज एजीएम? बेसिकली फॉर विच बिजनेस? ऑर्डिनरी बिजनेस। एंड व्हाट इज ईजीएम? फॉर एनीथिंग विच इज स्पेशल बिजनेस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिजनेस। और इसके अलावा कुछ बच गया तो क्या कहलाएगा वो? इट्स कॉल्ड एज क्लास मीटिंग। क्लास मीटिंग मतलब कौन सी मीटिंग? क्लास मतलब सेपरेट क्लास ऑफ पीपल। जैसे इसमें कौन से लोग आएंगे? एग्जाम्पल, प्रेफरेंशियल होल्डर आ सकते हैं, डिबेंचर होल्डर आ सकते हैं, ऐसा ले लो, डिबेंचर होल्डर रॉन्ग एक्चुअली क्योंकि मेंबर्स नहीं है वो, बट कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर आ सकते हैं, क्रेडिटर्स आ सकते हैं इसमें, ठीक है, ऐसा कुछ ले सकते हैं अपन। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, डेटर्स, डिबेंचर सॉरी, ऐसा करके कुछ लोग आ सकते हैं। इनकी क्लास की मीटिंग है। जैसे इक्विटी शेयर होल्डिंग में भी अगर मैं बात करूं तो प्योर इक्विटी शेयर होल्डर्स, डीवीआर वाले अलग, प्रेफरेंस वाले अलग, प्रेफरेंस में क्यूमुलेटिव वालों का अलग, नॉन क्यूमुलेटिव अलग, ऐसे अलग अलग लोगों की मीटिंग लेना इज कॉल्ड एज क्लास मीटिंग। लॉ ने कुछ नहीं बताया इसके बारे में, ना सेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं। लॉ बोलता है लेना है लो, नहीं लेना है मत लो। इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। कोई रूल नहीं है, थंब रूल नहीं है, बट एजीएम लेना मस्ट है। ईजीएम लेना भी मस्ट नहीं है, क्योंकि ईजीएम का मतलब ही क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हो सकता है किसी कंपनी में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम ना हो, अगर नहीं है तो नो ईजीएम, अगर है तो वेरी गुड। तो लाइक दिस, तो एजीएम लेना है कि नहीं लेना है, इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी एंड द सिचुएशन, ठीक है ना। चलिए, तो ये 3 बातें आप ध्यान रखेंगे अच्छे से, मीटिंग टाइप की होती है। अच्छा, एक और बात ध्यान रखना, कंपनी एक्ट में इतनी मीटिंग होती है। जब पुराना कंपनी एक्ट था 56 वाला, उसमें एक और मीटिंग थी, कौन सी वाली? एनीवन नोस? कोई पुराना एक्ट पढ़ा होगा तो। कंपनीज एक्ट 1956 में इन 3 के अलावा एक और मीटिंग थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। वो किसको लेनी पड़ती थी पता है आपको? सिर्फ इट वॉज ओनली एप्लीकेबल टू पब्लिक कंपनी। हाँ, याद आ रहा नाम? उसका नाम था स्टैच्यूटरी मीटिंग। स्टैच्यूटरी मतलब एज पर स्टैट्यूट, लॉ के नजरों में स्टैच्यूटरी मीटिंग लेनी पड़ती थी। और ये मीटिंग लाइफ टाइम में एक ही बार होती थी। ये मीटिंग कंपनी के लाइफ में एक ही बार होती थी। वैसे भी लाइफ में कुछ चीज़ें जो एक ही बार होती है ना, कुछ चीज़ें लाइफ में एक ही बार होती है, जैसे कि स्टैच्यूटरी मीटिंग। भाई बताया तो था, अभी तो बताया स्टैच्यूटरी मीटिंग, आप क्या समझ रहे थे? कुछ और? मैं वो नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको कंपनी लॉ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। कंपनी लॉ पढ़ा रहा हूँ, कुछ और नहीं पढ़ा रहा। दिमाग अपना कंट्रोल में रखेंगे, ठीक है ना। तो टॉपिक क्या था अपना? कंपनी लाइफ में एक मीटिंग लेती थी पहले, लाइफ में एक बार, एंड दैट वाज यूज्ड टू कॉल्ड एज statutory meeting, used to called as, now it is nothing called as statutory meeting। कंपनी एक्ट 56 में हटा दिया गया वहां से, और अब 2013 के एक्ट में ऐसा कोई सेक्शन या टॉपिक नहीं है विच इज कॉल्ड एज स्टैच्यूटरी मीटिंग। तो पहले मैंने आपको सिर्फ आइडिया दिया, हमको पढ़ना नहीं है उसको, ऑब्वियसली पढ़ना हमको ये है, ठीक है ना। चलिए, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग एजीएम, सेक्शन 96। एजीएम क्या होती है? आसान है बहुत। एजीएम क्या होती है मैंने बताया था आपको, रेगुलरली मीटिंग हेल्ड एनुअली फॉर डिस्कसिंग विच बिजनेस। ऑर्डिनरी में समझा दिया आपको अच्छे से। ऑर्डिनरी बिजनेस आपको याद होंगे अच्छे से, कितना आइटम? वो 4 आइटम, ठीक है ना। वो 4 बिजनेस को हम लोग क्या मानते हैं? 4 डिविडेंड, सॉरी पहले अकाउंट्स, डिविडेंड, ऑडिटर, डायरेक्टर्स, ऑडिटर, ये 4 आइटम ध्यान रखना है। तो 4 आइटम ध्यान रखोगे तो क्या माना जाएगा? ये ऑर्डिनरी बिजनेस। इसके अलावा कुछ भी करते हो, स्पेशल बिजनेस। मीटिंग हेल्ड एनुअली फॉर ट्रांजैक्टिंग ऑर्डिनरी बिजनेस। एवरी कंपनी शैल होल्ड GM, general meeting, as AGM each calendar year and specify it in notice calling it। every company पे ध्यान देना। अब ध्यान दो इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है आपको, मैं जानबूझ डाला इस लाइन, एवरी कंपनी शैल होल्ड जनरल मीटिंग एज AGM ईच कैलेंडर ईयर। ये क्वेश्चन में ध्यान दो, प्लीज अंडरस्टैंड मैं जो बोलने वाला हूँ। इसमें 2 वर्ड्स है, पहला वर्ड है एवरी कंपनी, दूसरा ईच कैलेंडर ईयर। एवरी कंपनी, ईच कैलेंडर ईयर, रियली इट इज एप्लीकेबल टू एवरी कंपनी। एवरी कंपनी मतलब पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में 2 टाइप की आती है, कौन सी? प्राइवेट में प्योर प्राइवेट, और एक आता है ओपीसी। हाउ मेनी मेंबर्स आर इन ओपीसी? मिनिमम 1, मैक्सिमम 1। ओपीसी में एक ही मेंबर होता है, और जब एक ही मेंबर होता है तो कैसे वो मीटिंग लेगा? एजीएम लेना ओपीसी को एग्जम्प्ट है। एग्जम्प्ट है मतलब एक्सेप्शन में, उनको अलाउड ही नहीं है, लेना ही नहीं। और लेंगे भी कैसे? एक बंदा मीटिंग कैसे लेगा? एक बंदा एजीएम कैसे लेगा?
नहीं लेगा एजीएम, ये तो फिर वही वाली कहानी हो जाएगी, हेलो हेलो टाइप दिस, और बिल्कुल वो गलत है। एक बंदा एजीएम नहीं लेगा। तो क्वेश्चन क्या था पूछा मैंने, एवरी कंपनी मस्ट होल्ड एजीएम, आंसर इज पार्टली ट्रू। यस, एवरी कंपनी मस्ट टेक एजीएम एक्सेप्ट ओपीसी। ओपीसी को एजीएम लेना कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी छोड़ो, लेना ही नहीं है। वैसे द वर्ड कंपलसरी तो मतलब क्या आएगा, अच्छा ऑप्शनल लेगा फिर, अरे ऑप्शनल भी नहीं है, कंपलसरी भी नहीं है, ऑप्शनल भी नहीं है, नहीं है मतलब नहीं है, लेना ही नहीं है एजीएम। ठीक है, किसको, ओपीसी को। दूसरा, एवरी कैलेंडर ईयर, इसमें मैं आता हूं थोड़ी देर बाद, ठीक है ना। एवरी कैलेंडर ईयर, और जो भी नोटिस बनाएंगे आप उस नोटिस में लिखेंगे क्या लिखेंगे, ये कंपनी क्या बुला रही है, एजीएम। ऐसा नहीं बोलना कि कंपनी क्या बुला रही है, जनरल मीटिंग, फिर लोग सोचेंगे कौन सी जनरल मीटिंग, एजीएम है क्या, ईजीएम है क्या, इसलिए क्लियर कर दो कौन सी जनरल मीटिंग। तो नोटिस में लिखना पड़ेगा आपको क्या बुला रहे हैं आप, एजीएम। ठीक है, तो एजीएम आप बुलाएंगे। तो दिस इज 2 पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड। ऑर्डिनरी बिजनेस पे डिस्कस होगा, और दूसरा, कंपनी जो भी मीटिंग बुलाएगी जनरल मीटिंग विल बी कॉल्ड एज एजीएम, वो नोटिस में लिखेगी उसको कि हम एजीएम बुला रहे हैं। ठीक है, कैसे बुला रहे हैं, क्या होता है, आगे बताऊंगा मैं आपको। चलिए मेन टॉपिक चालू करते हैं आप आज, इसका मेन टॉपिक, इसमें आपको 10-15 मिनट लगेंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, ध्यान देंगे। ठीक है ना। टॉपिक का नाम है व्हेन टू टेक, एजीएम कब लेनी पड़ती है, कब लेनी पड़ती है। बहुत सिंपल सा प्रोविजन, उसके लिए ध्यान देंगे आप सामने में। फर्स्ट रूल इज दैट व्हेन द कंपनी विल टेक फर्स्ट एजीएम, कंपनी फर्स्ट एजीएम कब लेगी, फर्स्ट एजीएम कब लेगी। रूल बहुत सिंपल सा है, इट सेज कंपनी लेगी फर्स्ट एजीएम और उसके बाद की सेकंड एजीएम, मतलब सेकंड मतलब आई एम नॉट सेइंग सेकंड, इसको मैं एक और वर्ड लिख लो अच्छे से, नहीं तो आप बोलोगे सर गलत लिखा है, सेकंड मीटिंग और सब्सिक्वेंट। ठीक है, सब्सिक्वेंट मतलब सेकंड एजीएम एंड सब्सिक्वेंट, मतलब सेकंड के बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, कब कब होगा। ठीक है ना, तो सेकंड के बाद बाकी कब होगा, बट पहले बात करते हैं फर्स्ट। फर्स्ट फाइन, फर्स्ट टाइम फर्स्ट बात करते हैं, फर्स्ट एजीएम कब होगी। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट एजीएम कब होगी सबसे पहले कंपनी की। पहला पॉइंट बोलता है विद इन 9 मंथ्स, कंपनी विल टेक फर्स्ट एजीएम विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ या क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। कंपनी विल टेक फर्स्ट एजीएम फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। एनीवन आउट हियर जो मेरे लेक्चर सुन रहा है और जिसने पुराना कंपनी पढ़ा होगा, तब रूल ऐसा था कि कंपनी शुड टेक अ मीटिंग विद इन 18 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ, सॉरी, फ्रॉम द डेट ऑफ इंकॉर्पोरेशन। पुराने कंपनी एक्ट में रूल था विद इन 18 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इंकॉर्पोरेशन। नए कंपनी एक्ट में रूल है विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। क्लियर है, बहुत आसान टॉपिक है, बहुत आसान है ना। ठीक है, देखते हैं एक बार इतना आसान है कि नहीं है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, यहाँ आता है। ठीक है ना, चलिए ध्यान देंगे अच्छे से मैं जो बताने वाला हूँ। ठीक है, विल सी इट इज रियली इजी और नॉट। लेट्स से इफ आई सेड यू कि कंपनी का इंकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट ऑफ इंकॉर्पोरेशन, कंपनी इंकॉर्पोरेट हुई है 1 जून 2015 को, कंपनी इंकॉर्पोरेट हुई है 1 जून 2015 को। सर्टिफिकेट ऑफ इंकॉर्पोरेशन COI कब मिला है, 1 जून 2015 को। नाउ द क्वेश्चन इज फर्स्ट एजीएम कंपनी कब लेगी, फर्स्ट एजीएम कंपनी कब लेगी। कब लेगी, रूल तो क्लियर है आपको ना। रूल क्या क्लियर था सर, विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। बता दो मुझे आंसर। यस, फटाफट सब लोग करो, मैं फिर पूछता हूं आपसे, ट्राई, क्या डेट आएगी आपके हिसाब से। विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। एंड क्वेश्चन कंपनी में ऐसा एग्जाम में आया है, कैसे एग्जाम में आया है, एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, उस कंपनी की डेट ऑफ इंकॉर्पोरेशन क्या है, 1 जून 2015। द कंपनी हैज टू टेक अ फर्स्ट एजीएम एज अ CS एडवाइज द कंपनी। सिंपल, बन गया क्वेश्चन, केस लॉ। फिर से बताता हूं, एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, उस कंपनी का इंकॉर्पोरेशन कब हुआ है, वो हुआ है 1 जून 2015 को, और उस कंपनी को अपनी फर्स्ट एजीएम लेने की इच्छा है। एज अ CS बताइए कंपनी को कि वो अपनी पहली एजीएम कब तक ले सकती है। मुझे वो डेट बताइए जिस डेट के पहले एजीएम लेना मस्ट है, नहीं लिया तो क्या हो जाएगा, नॉन कंप्लायंस। डेट बताइए लास्ट वाली, क्या आएगा डेट। चलो मैं बताता हूं आपको, सिंपल कैसे करेंगे।
कंपनी कब बनी है? 1 जून को, विद इन 9 मंथ्स। तो कितना आएगा? जून पूरा, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, यानी 1 मार्च आना चाहिए, राइट? तो आंसर क्या आएगा? 1 मार्च 2016, करेक्ट? क्या नहीं? आंसर 1 मार्च 2016 नहीं है। आंसर क्या है? 31 दिसंबर 2016। सर दिसंबर 16, जून में कंपनी भर्ती, 16 में मीटिंग ले रहे, 1.5 साल बाद, 9 महीने लिखे सर वहां पे, और आप 1.5 साल बाद ले रहे हो। अबे ढक्कन, 9 महीने कहां से लिखे? कहां से लिखे? फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। कंपनी जून में बने, जुलाई में बने, अगस्त में बने, कभी भी बने, इस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा? पहला वाला, करेक्ट? 31 मार्च 2016। आर यू गेटिंग इट? मैं क्या बोल रहा हूं? मैं फिर से बताता हूं। कंपनी बने अप्रैल 2015 में, मई में बने, जून में बने, जुलाई में बने, अगस्त में बने, दिसंबर में बने, यहां तक के 25 मार्च को भी बनेगा। कंपनी कब बनी? अगर 25 मार्च 2016, फिर भी कंपनी का पहला फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा? और वो होगा 31 मार्च 2016। और मीटिंग कब लेनी है? वहां से, कहां से? 31 मार्च 2016 से विद इन 9 मंथ्स, एंड दैट इज 31 दिसंबर 2016। तो कैन यू टेक मीटिंग बिफोर 31 दिसंबर 2016? ऑब्वियसली यस। मतलब उसके पहले अगर आपने 15 दिसंबर वगैरह को लिया वो तो अच्छी बात है, कंप्लायंस। और जैसे आपने मीटिंग ली 31 दिसंबर के बाद, इट इज कॉल्ड एज नॉन कंप्लायंस। तो एज पर लॉ मीटिंग आपको कब लेनी है? विद इन 9 मंथ्स। तो रूल बहुत क्लियर है अच्छे से। कब से लेंगे मीटिंग? विद इन 9 मंथ्स, बट कब से? एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो कंपनी फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के विद इन 9 मंथ्स क्या लेगी? कंपनी एजीएम लिया करेगी, ठीक है ना? चलिए, तो ये हो गया आपका रूल पहला वाला। कौन सा वाला रूल हो गया आपका? कब कंपनी लेगी पहली एजीएम, ठीक है ना? अब आगे बढ़ता है, क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट पॉइंट, कंपनी कब लेगी सेकेंड एजीएम? सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट एजीएम कब लेगी? इसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पहला बोलता है एजीएम मस्ट बी हेल्ड एवरी कैलेंडर ईयर। एजीएम होगा एवरी कैलेंडर ईयर, एवरी कैलेंडर ईयर। याद है ये पॉइंट मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले? थोड़ा पीछे आओ। ईच कैलेंडर ईयर, याद है ना आपको? ईच कैलेंडर ईयर। बट अब देखो क्वेश्चन कितना ट्रिकी है। अगर आपने बोला यस सर, मीटिंग शुड बी टेकन एवरी मीटिंग, एवरी कंपनी शैल होल्ड जनरल मीटिंग ईच कैलेंडर ईयर, मतलब हर कंपनी की हर एजीएम पहले कैलेंडर में होगी। ऐसा नहीं है। कैसे नहीं है? आप थोड़ा ध्यान दो ना अच्छे से। अभी जो मैंने आपको पढ़ा है यहाँ पे देखो, मुझे बताइए कंपनी कब बनी थी? 2015 के जून महीने में। क्या 2015 के एक भी दिन एजीएम हुई क्या? नहीं हुई ना? बताइए फिर। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू होल्ड मीटिंग इन द फर्स्ट कैलेंडर ईयर। पहली मीटिंग के लिए रूल नहीं है। पहली मीटिंग का रूल बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर सा सिंपल सा रूल है। कौन सा रूल है पहली मीटिंग का? ये वाला, विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर। खत्म, खत्म। ये जो मैं पॉइंट पढ़ाने वाला हूं आपको, व्हेन द कंपनी विल टेक सेकेंड एजीएम, पहला पॉइंट विद इन सेकेंड एजीएम कब लेगी? लॉ बोलता है कि एवरी कैलेंडर ईयर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है कि कंपनी जो पहली मीटिंग ली थी उस मीटिंग और इस मीटिंग का गैप कितना होना चाहिए? गैप होना चाहिए मैक्सिमम 15 महीना, ठीक है ना? गैप बिटवीन टू एजीएम कैन नॉट बी मोर देन 15 मंथ्स, इट कैन बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 15 months. And the third point which says the AGM must be taken within 6 months from the end of financial year, within 6 months from the end of financial year. And the most important point is whichever is earlier, whichever is earlier out of this, जो पहले हुआ वो। सर बहुत आसान है सर। देखो कब लेंगे फर्स्ट एजीएम? विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। हाँ, व्हेन विल टेक फर्स्ट सेकंड एजीएम? सर कुछ नहीं सर, 3 बातें ध्यान रखनी है। पहली कौन सी? कैलेंडर में होना चाहिए। दूसरा, गैप कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 15 महीने का। और तीसरा पॉइंट सर विद इन 6 मंथ। सर याद हो गया सर? याद हो गया ना? समझ में आया क्या कुछ? रट्टे नहीं मारना है कभी भी, रटना तो बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आपको कभी ऐसे आप चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के पढ़ रहे हो, याद हो जा रहा है, याद हो जाने में और याद होने में फर्क है। समझ के जो याद रहता है ना, वो लाइफ टाइम याद रहता है। ऐसे चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर अगर आप क्लास में पढ़ते हो या अगर आपको कोई क्लास में पढ़ाता है,
आवाज़ जोर जोर से चिल्ला के, और आपको अगर उसके जैसे क्या हो जाता है, कोई चीज़ याद हो जाती है तो वो याद रहती है, लेकिन फॉर शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म कभी याद नहीं रहती। सो आराम से पढ़े, नो नीड टू शाउट है, आराम से प्यार से, सिंपल सिंपल। क्या बोलता है, पहली एजीएम कब लेंगे, विद इन 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, व्हेन विल टेक द सेकंड एजीएम, और सेकंड एजीएम एवरी कैलेंडर ईयर, गैप कितना रहेगा मैक्सिमम 15 महीने का, और तीसरा कैलेंडर ईयर का विद इन 6 months का रहेगा, और फाइनेंशियल ईयर के। और इसमें तीनों पॉइंट में देखना है विच एवर इज अर्लियर। नाउ आई विल प्रूव इट कि कैसे ये टॉपिक इजी बनता है, ठीक है ना। अब देखना, क्योंकि अगर आपको लगता है आपको आ रहा है तो आई कैन प्रूव इट कि आपको अब तक नहीं आया है, ठीक है ना। तो देखिएगा, ये तो होगा आपका कौन सा पॉइंट, देखो ऊपर में सी ओ वाई होगा, ये फर्स्ट एजीएम हुई। अब मैं आता हूँ सेकेंड एजीएम में, ठीक है ना, यहाँ से लेते हैं अपन। चलिए, नॉट टेल मी कंपनी सेकेंड एजीएम कब लेगी। उसके बाद अपन पढ़ता है कि थर्ड कब होगा, फिर उसके बाद देखेंगे अपन फोर्थ कब होगा। मौका मिला तो अपन देखेंगे फिफ्थ कब होगा, ठीक है ना। तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अच्छा, आई विल मेक इट सिंपल वन बाय वन नाउ। देखो, पहली एजीएम कब हुई थी 2016 में, तो सेकेंड एजीएम कब होगी 17 में, थर्ड कब होगी 18, फोर्थ कब होगी 19, फिफ्थ कब होगी 20। ये श्योर है, 17 में होगी, 18 में होगी, 19 में होगी, 20 में होगी। सर कब होगी सर, हाँ वो आप बताएंगे मुझे, अभी सोचिए ज़रा, नौ मुझे बताइए। अब देखो मैं बताऊँ आपको, मैंने आपको बातों बातों में मैंने आपका फर्स्ट पॉइंट क्लियर कर दिया। कौन सा वाला फर्स्ट पॉइंट, कि एजीएम कब होती है। मैं यहाँ पे तीनों पॉइंट लिख देता हूँ, ठीक है ना, आपको ध्यान रहेगा यहीं पे। पहला पॉइंट क्या था, एवरी कैलेंडर ईयर, पहला। दूसरा क्या था, गैप कितना रहेगा 15 months, और थर्ड क्या था, विद इन 6 months, कहाँ से, फाइनेंशियल से, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट एवरी कैलेंडर ईयर, वो सॉल्व कर दिया मैंने। 16 को हुई थी, 17 को, 18 को, 19, 20, ठीक है, ये पक्का हो गया। अब क्वेश्चन है सेकेंड एजीएम कब लेंगे, गैप कैन नॉट बी मोर देन, एक पॉइंट सॉल्व कर दिया मैंने पहला वाला। दूसरा वाला, गैप कितना रहना चाहिए मैक्सिमम 15 महीने का। ना मुझे बताइए 15 महीने गैप और 6 months विद इन 6 months ऑफ फाइनेंशियल ईयर, विच एवर इज अर्लियर। तो क्या डेट आएगी बच्चों, डेट क्या आएगी, ध्यान रखना अच्छे से, डेट आएगी 30 सितंबर 2017, डेट आएगी 30 सितंबर 2017। कैसे मालूम पड़ा सर, मीटिंग तो सर 9 महीने में हो गए सर, है ना, 9 महीने में हुई ना। दिसंबर का लास्ट डेट था, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सर आपने 9 महीने में मीटिंग ले ली है। लॉ तो बोलता था कितना गैप रहना चाहिए, 15 months का रह सकता है मतलब। तो क्या सर मैं इसको अक्टूबर ले सकता था, कैन यू टेक दिस मीटिंग इन अक्टूबर, नवंबर। नाउ अंडरस्टैंड, इफ यू टेक दिस मीटिंग इन अक्टूबर, नवंबर, you will follow which point, this point. You will follow this point, but you will break this point, because what this point says, within 6 months from the end of financial year. Now ये फाइनेंशियल कब खत्म हुआ था, पहला वाला 15-16, ये कब खत्म होगा 16-17, और वो भी कब 31 मार्च 2017 को। और 31 मार्च 2017 से विदिन 6 months, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 30 सितंबर को आपको मीटिंग उसके पहले ले लेनी है, उसके पहले ले लेनी है, नहीं तो क्या होगा, नॉन कंप्लायंस होगा, नॉन कंप्लायंस होगा, ठीक है। तो पहली मीटिंग कब होगी, इसके पहले होगी, सेकेंड कब होगी 30 सितंबर 2017 के पहले। क्लियर, सबको समझ में आ रहा है, मैं फिर से बता देता हूँ अच्छे से। 30 सितंबर कैसे आया सर, ये तो गैप 9 ही महीने का हो रहा है, ऐसा नहीं है, 9 महीने का गैप हो सकता है ना, मैक्सिमम गैप कितना रहेगा बोलता है 15 महीने का, क्या उससे कम हो सकता है, यस। अच्छा, अगर आप मीटिंग लेते हैं अक्टूबर में या नवंबर में, तो गैप 9 महीने का होता, 10 महीने का होता, 11 का होता। तो क्या अगर आप नवंबर में लेते तो क्या ये पॉइंट फुलफिल होता, यस। वो तो दिसंबर में लेते ना, तब भी फुलफिल होता। फिर क्या ये पॉइंट फॉलो होता है, यस, पर ये टूट जाता ना बच्चों। और मैंने आपको क्या बताया है कि मीटिंग कब होगी, विद इन 6 months। एंड सबसे बड़ा पॉइंट पता है आपको क्या था इस तीनों का, विच एवर इज अर्लियर, वो मत भूलना कभी भी, विच एवर इज अर्लियर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे पहले होगा अर्लियर, ठीक है ना। आपको मैं प्रूफ देता हूँ एक और अच्छा वाला, ठीक है ना। अब बताइए मुझे नेक्स्ट एजीएम कब होंगी, 18 में होंगी सर, मालूम है मुझे, मैंने लिखा है, ठीक है ना। 18 में कब होगी लेकिन,
अगेन आई वांट लास्ट डेट, 30 सितंबर 2017 को लास्ट एजीएम हुई थी, सेकेंड वाली। थर्ड एजीएम कब होगी? थर्ड एजीएम कब होगी? 2018 में। कब? सेम आंसर क्या आना चाहिए? 30 सितंबर 2018। क्या आंसर आएगा? 30 सितंबर 2018। क्यों आएगा? सेम आंसर बच्चों देखो, 30 सितंबर 17 18। इफ यू टेक मीटिंग ऑन 30 सितंबर 2018, गैप कितना रहेगा दोनों मीटिंग का? 1 ईयर। बता मैक्सिमम 12 महीना, जबकि हमारे लॉ में अलाउड है 15 महीने। पहला पॉइंट कैलेंडर ईयर, डन। गैप कितना रहेगा इसमें? 2 महीने का, 12 महीने का, which is always less than 15 months. And third point, you are again taking meeting within 6 months of financial year. So if you take meeting in October, तो क्या होता? रॉन्ग होता। क्यों रॉन्ग होता? क्योंकि ये चल गया, लेकिन ये रॉन्ग हो गया, ठीक है ना। तो व्हाट कैन बी द लास्ट डेट? 30 सितंबर लास्ट डेट है। अब आप सोचेंगे सर मैंने लिखा क्यों नहीं अब तक वहां पे? 30 सितंबर लास्ट डेट है। क्या मैं पहले ले सकता हूं मीटिंग? क्या मैं मीटिंग पहले ले सकता हूं? आंसर है यस, मैं पहले मीटिंग ले सकता हूं। तो क्वेश्चन ये है, क्या मैं मीटिंग 15 मई को भी ले सकता हूं? क्या मैं मीटिंग 15 मई को ले सकता हूं? यस और नो? आंसर है बिल्कुल यस। क्या मैं मीटिंग 15 मई को ले सकता हूं? आंसर बिल्कुल यस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं मीटिंग कब तक ले सकता हूं? लास्ट डेट 30 सितंबर, बट मैं उसके पहले ले सकता हूं मीटिंग? बिल्कुल यस। मैं 15 मई को भी ले सकता हूं, मैं 25 मई को ले सकता हूं, मैं 25 अगस्त तक ले सकता हूं, मैं 30 सितंबर के पहले कभी भी ले सकता हूं, एज पर लॉ, ठीक है। हाँ, नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि मैंने ये 15 मई क्यों लिखा। ऑब्वियसली बात है, कुछ तो ट्रिक है इसके अंदर में ना। चलिए देख लेते हैं, आप खुद ही बताइए मुझे फोर्थ एजीएम कब होगी? फोर्थ एजीएम कब हो सकती है? मुझे चाहिए लास्ट डेट, फोर्थ एजीएम कब होगी? निकालिए आप खुद ही। आई गिव यू 2 मिनट्स या 1 मिनट देता हूं आपको, पढ़िए, सोचिए। फोर्थ एजीएम कब होगी? 1 पॉइंट तो मैंने लिख दिया, कौन सा वाला? 2019 में होगी। 19 में होगी तो मैंने लिख दिया है। अब मुझे बताइए, अब तारीख और महीना, विच डेट विच मंथ? सर 30 सितंबर है ना, 30 सितंबर 2019। आसान है कि कुछ और आंसर आएगा? हाँ भाई, क्या आंसर आएगा? चलिए, जिन्होंने निकाल लिया होगा एक बार चेक कर लेना। आंसर आएगा 14 अगस्त 2019। 14 अगस्त 2019। कैसे? सिंपल पॉइंट। मीटिंग कब होगी? 18 के बाद 19 में, यानी पहला पॉइंट फॉलो हुआ। सेकेंड पॉइंट, गैप शुड नॉट बी मोर देन 15 मंथ्स। मीटिंग कब हुई थी? 15 मई 2018। 15 महीने का गैप कितना होता है? 15 मई 18 से 15 मई 2019, 12 महीना। 15 मई के बाद 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, 3 और महीने। फिर समझो मेरी बात को, 15 मई क्लास टाइम मीटिंग हुई थी, उसके बाद ये मीटिंग कितने गैप में होना चाहिए? मैक्सिमम 15 महीने की गैप में। इसके गैप का पीरियड कैन नॉट बी मोर देन 15 मंथ्स। 15 मई से 15 मई कितना हो गया? 1 साल। मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, 15 अगस्त। यू नो फ्रेंकली स्टूडेंट्स, द एक्चुअल आंसर इज 15 अगस्त। 14 अगस्त भी आंसर नहीं है, सही बताओ तो आंसर 15 अगस्त है, चूंकि 15 महीने 15 अगस्त को होता है। लेकिन सब जानते हैं 15 अगस्त को क्या है? नेशनल हॉलीडे। इसलिए मैंने डेट क्या कर दी, उसको प्रीपोन कर दी, एंड मैंने क्या डेट रखी है? 14 अगस्त। नहीं ना सर, अगर 15 अगस्त आता है सर तो हमने पढ़ाया था कहाँ पे? बिल ऑफ एक्सचेंज में, कि सर एक दिन एक्स्ट्रा मिलता है, वहाँ होता हूँगा, वहाँ पे होता हूँगा। कंपनी लॉ में नहीं होता। कंपनी लॉ में मीटिंग अगर डेट आ गई तो उसके एक दिन पहले होगा। अगर 15 अगस्त को मीटिंग आ रही है, उसके पहले होगा। 15 अगस्त की जगह पे कब मीटिंग होगी? 15 की जगह पे 14 को होगी। इससे दोनों पॉइंट कॉमन हो रहे हैं। गैप कितना मेंटेन हो रहा है? 15 महीने का। पहला पॉइंट, सॉरी पहला पॉइंट तो पहले वो ले लेते हैं। मीटिंग कब हो रही है? 19 में, ठीक है। दूसरी मीटिंग, गैप कितना है दोनों मीटिंग का? 15 महीने का है, बढ़ नहीं रहा है। तीसरा पॉइंट, क्या मीटिंग विद इन 6 मंथ्स हो रही है? यस, क्योंकि मीटिंग कब तक ले चाहिए थे आपको? सितंबर में। पहले ले लिया आपने, पहले ले ली ना, गलत थोड़ी किया कभी। पर अगर मैं डेट लिखता हूँ वहाँ पे, क्या सोचो ज़रा,
मैं डेट लिखता 25 अगस्त। अब ध्यान दे वन बाय वन। इफ आई रेट 25 अगस्त 2019, या जैसे आपको लगता है अगर मैं लिखता डेट 30 सितंबर 2019, जैसे सब तरफ 30 था सर, ये भी 30 लिख दो। क्या ये 30 सितंबर लिखने से पहला पॉइंट फॉलो हो रहा है, पहला वाला कैलेंडर ईयर वाला? यस। थर्ड हो रहा है क्या? ये दोनों डेट से थर्ड पॉइंट भी सॉल्व हो रहा है, लेकिन पॉइंट नंबर 2 टूट रहा है, क्योंकि 25 अगस्त इसके बाद 15 महीने गैप में आता है, और 30 सितंबर तो बहुत सारा आगे चला गया। इसलिए ये जो दोनों आंसर्स थे, ये दोनों आंसर क्या हो जाएंगे? रॉन्ग। ये दो रॉन्ग हो जाएंगे, और ये जो आंसर दिया है मैंने आपको कौन सा वाला, ये वाला, ये क्या हो गया? राइट। ये राइट है, ये रॉन्ग है। क्लियर अच्छे से? राइट। चलिए आखिरी में आता है। अब हो गया बचा आखिरी पॉइंट, प्लीज वो बता दो मेरे को फाइनल। व्हेन द कंपनी विल हैव अ लास्ट एजीएम, पांचवी एजीएम कब लेंगे? सेम पॉइंट, वही तीन तीन पॉइंट। कब लेंगे सर? 2020 में तो लेंगे, वो तो लिख दिया मैंने पहले ही। अब 2 पॉइंट बचे। गैप कितना हो सकता है? 15 महीने, विद इन 6 मंथ्स। ढूंढ लीजिए क्या आंसर आएगा। आंसर आएगा 30 सितंबर 2019। 30 सितंबर। क्यों सर? फिर से वही पॉइंट। कौन सा वाला पॉइंट है? 14 अगस्त से 15 महीने कितने होते हैं? 14 अगस्त से 14 अगस्त 12 महीने। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। सर अक्टूबर नवंबर कहाँ चले गए? हाउ कैन यू गो? अक्टूबर नवंबर बोल भी कैसे सकते हो? लिखना तो बहुत दूर की बात है, सोचना भी मत। अक्टूबर नवंबर, विद इन 6 मंथ से बाहर जा रहे हो। तो मीटिंग कब होगी? 30 सितंबर को, क्योंकि हमको क्या देखना है अल्टीमेटली? सबसे बड़ा पॉइंट, अर्लियर। सबको समझ आ रहा है? ये टेस्ट मैंने क्या कराया, ये टेस्ट बहुत सिंपल सा टेस्ट था। मैं चाहता था आपको रटवा सकता था 3 पॉइंट। कौन से वाले 3 पॉइंट? सब बहुत सिंपल सी पॉइंट थी। पहला, गैप कितना रहेगा? 15 महीने का, एवरी कैलेंडर ईयर, विद इन 6 मंथ्स। याद हो गया। बट याद होने में और सॉल्व करके देखने में बहुत फर्क है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है आपको, एंड यू शुड बी वेरी मच अलर्ट अबाउट दिस पॉइंट, ठीक है ना? इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना जो मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखते हुए चलना है। तो दिस इज ऑल अबाउट द पॉइंट। तो व्हेन द कंपनी विल टेक फर्स्ट एजीएम, कंपनी बनने से 9 महीने में नहीं, विद इन 9 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, पहली एजीएम, खत्म बात। पॉइंट नंबर 2, व्हेन द कंपनी विल टेक सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट एजीएम्स। 3 बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला, मीटिंग कब रहेंगी? हर मीटिंग का गैप कितना रहेगा? एवरी कैलेंडर ईयर। 2 मीटिंग का गैप कितना रहेगा? 15 महीना। और तीसरा पॉइंट, विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। सबसे मेन पॉइंट, विच एवर इज अर्लियर। राइट, ये सब बातें आप ध्यान रख सकते हो। तो दिस इज द मेन पॉइंट जो हमने कवर किया बहुत डिटेल में, आप ध्यान भी रख सकते हो, ठीक, इस बारे में। ये सब बातें हैं। और इस पर एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आरओसी कैन गिव 3 months एक्सटेंशन, है ना? आरओसी कैन गिव 3 months एक्सटेंशन। अगर आप आरओसी को क्या करते हो? प्रूव करते हो। इफ यू प्रूव टू आरओसी कि सर हमारे को एजीएम लेना नहीं जम रहा है इस साल या इस मोमेंट पे, तो आप क्या कर सकते हो? आरओसी से अप्रूवल ले सकते हो एक्स्ट्रा। बट वो एक्स्ट्रा है, वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस पे आरओसी देगा, वो भी कौन सी मीटिंग के लिए? ओनली फॉर सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट जनरल मीटिंग के लिए। इट इज़ नॉट फॉर द फर्स्ट मीटिंग। फर्स्ट एजीएम के लिए कोई एक्सटेंशन नहीं है, नो एक्सटेंशन। आरओसी का कोई एक्सटेंशन नहीं है, किसके लिए? इसके लिए। इसलिए मैं इसको कहाँ लिखा है? मैंने इसको लिखा है इस तरफ, ठीक है, इस तरफ लिखा है मैंने इसको। इट इज ओनली गिवन फॉर सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट एजीएम। क्लियर सबको अच्छे से? ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। मैंने बताया भी था आपको कि इट विल टेक हार्डली मिनिमम 10-15 मिनट्स, एंड वी कवर्ड इट इन डिटेल कि क्या क्या होता है एजीएम और इसके बारे में, ठीक है? तो ध्यान रखेंगे अच्छे से इसके बारे में कि क्या है एजीएम और कैसे एजीएम वर्क करता है। राइट, देन विल मूव टू सम स्मॉल पॉइंट्स नाउ। ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। मीटिंग कब लेंगे? वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट 4 कीवर्ड्स। हम लोग 4 वर्ड्स मेन पढ़ते हैं अभी। कौन से वाले? ये वाले। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा आते हैं बाजू में। मैं आपको 4 बातें पूछता हूँ। पहला पॉइंट, कौन से डे में लेंगे मीटिंग? मीटिंग का डे, डेट तो निकाल ली अपन ने अभी। डे, डेट, टाइम एंड प्लेस। डे, डेट, टाइम, प्लेस, ठीक है ना? सबसे पहले क्या टाइम लिखा है यहाँ पे? टाइम लिखा बोलता है ड्यूरिंग बिजनेस आवर, एंड मैंने क्लियर किया है सेक्रेटरी स्टैंडर्ड SS1 में क्लियर किया है कि बिजनेस आवर कौन सा रहेगा? 9 to 6, 9 AM to 6 PM के बीच में मीटिंग होनी चाहिए।
9 AM to 6 PM के बीच में मीटिंग होनी चाहिए, बट नॉट ऑन हॉलीडे, नॉट ऑन हॉलीडे। हाँ, मतलब हॉलीडे के दिन मीटिंग नहीं होनी चाहिए। तो व्हाट इज द आंसर, देख लो। तो कौन से डे पे होगा, आंसर क्या रहेगा, मैं इसको लिख देता हूँ, ऐसा लिखते अपन, एनी डे बट नॉट ऑन पब्लिक या फिर नेशनल हॉलीडे। तो मीटिंग कैन बी डन ऑन एनी डे बट नॉट ऑन अ हॉलीडे। छुट्टी के दिन 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, ऐसे जो, अच्छा वो 25 दिसंबर, क्रिसमस, प्लीज अंडरस्टैंड, ऐसे दिन जो कि पब्लिक हॉलीडे और नेशनल हॉलीडे, लोकल नहीं। लोकल हॉलीडे मतलब जो सिटी सिटी में भी होता है या स्टेट, जैसे मैं महाराष्ट्रियन हूँ तो मेरे इस पे गुड़ी पड़वा होता है, वो मेरा फेस्टिवल है, बट मेरे फेस्टिवल के जैसे पूरे इंडिया में ऑफ नहीं होता कभी। कोई साउथ इंडियन है तो उसमें पोंगल होता है, ओणम होता है, पंजाबी लोगों में वो होती है लोहड़ी, बैसाखी मतलब, गुजरात में वो डांडिया होता है 9 दिन, तो सर 9 दिन तो छुट्टी है सर हमारी। अरे छुट्टी है मतलब क्या, एजीएम नहीं लेंगे क्या उस दिन, ले सकते हैं। वो ऐसा कुछ नहीं है कि हॉलीडे चल रहा है, ऐसे समझ में आ रहा है आपको, हॉलीडे वगैरह कुछ भी नहीं है। हॉलीडे वही है जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर करके रखे, ऑफिशियल हॉलीडेज, पब्लिक हॉलीडेज, नेशनल हॉलीडेज। यू टेक हॉलीडे, इट्स योर प्रॉब्लम। आपके स्टेट में कोई हॉलीडे होगा वो आपका इशू है, बट उसको हॉलीडे नहीं मानते हम लोग, नेशनल ना, इसलिए मैंने वहाँ पे वर्ड डाला नेशनल हॉलीडे। ठीक है, डेट तो बताई मैंने आपको अभी, वो 30 सितंबर, 30 मार्च, वो सब बता दिया था, तो डेट भी डिस्कस ऑलरेडी। ठीक है ना, ये हो गया हमारा टाइम। तो टाइम क्या बताया मैंने आपको, 9 AM टू 6 PM। अब क्वेश्चन आता है 9 AM टू 6 PM का मतलब क्या, मीटिंग्स टू स्टार्ट एट 9 टू 6 PM और मीटिंग शुड बी कवर्ड बिटवीन 9 टू 6 PM। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। 9 AM से 6 PM के बीच में मीटिंग खत्म होनी चाहिए कि शुरू होनी चाहिए, क्या लगता है आपको, आपका दिमाग या आपका लॉजिक क्या बोलता है, लॉजिक क्या बोलता है, लॉ क्या बोलता है वो तो बाद में आएंगे। व्हाट द लॉजिक सेज, विद इन 9 AM टू 6 PM मीन्स व्हाट, द मीटिंग शुड बी स्टार्ट एनी और बिटवीन 10 11 AM एंड इट शुड बी एंड विद इन 6 PM, राइट, इट शुड एंड विद इन 6 PM, ऐसा कोई लगता है आपको। लॉ बोलता है मीटिंग शुड बी कंडक्टेड बिटवीन दिस टाइम, मतलब मीटिंग शुड स्टार्ट बिटवीन दिस टाइम, एंड होने की गारंटी किसी बात की नहीं है। कैन यू गिव मी ऑन राइटिंग कि अगर मीटिंग 12 बजे शुरू हुई है तो शाम को 6 बजे खत्म हो जाएगी, क्या आप मुझे बोल सकते हो ऐसे गारंटेडली, नहीं बोल सकते। लॉ बोलता है कि सर मीटिंग कब खत्म होगी इसकी गारंटी वो भी लेते नहीं है, और वो इंपॉर्टेंट भी नहीं है मीटिंग कब खत्म हो। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, मीटिंग कब शुरू होती है। 6 PM के पहले मीटिंग शुरू हो सकती है। मैं भी किसी कंपनी के एजीएम में गया था 1 साल पहले, नाम लूंगा नहीं मैं, 2014 की बात है, 1.5 साल पहले की बात है, तो नाम नहीं लूंगा उस कंपनी का। उस कंपनी के एजीएम में मैं 2014 में गया था। वो कंपनी के एजीएम का टाइम था शाम को 5 बजे, एजीएम का टाइम था 5 बजे का शाम को, फॉलोड बाय कॉकटेल पार्टी एंड डिनर। बड़ी कंपनी है बेंगलोर में, है ना, अब समझ में आ जाएगा आपको, कॉकटेल पार्टी और बेंगलोर में कंपनी बड़ी, तो समझ में आना चाहिए आपको, जिसको समझ में आ गया अच्छी बात है, नहीं आया तो सोचे ज़रा, ठीक है ना। तो ना बेंगलोर में कंपनी बड़ी सी, और उनकी मीटिंग थी 5 बजे, शुरू हुई, चेयरमैन साहब आए उनके, बड़े हस्ती है बहुत, ठीक है ना, वो आए, मीटिंग शुरू हुई, डिस्कस हुआ एजेंडाज, ऑर्डनरी बिजनेस, स्पेशल बिजनेस, करते 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 8:30 9 बजे तक मीटिंग चली। और मीटिंग के बाद फिर फॉलोड बाय डिनर, लेविश एकदम बिल्कुल बड़ा सा होटल, और बड़े से होटल में बिल्कुल 5 स्टार होटल, 5 स्टार ट्रीटमेंट, और कॉकटेल पार्टी चल रही है, लोग बिल्कुल एकदम झूम रहे हैं नशे में टाइप, ठीक है ना, ड्रिंक पे ड्रिंक चल रही है, और काफ़ी खूबसूरत बालाएँ, ठीक है ना, अच्छी अच्छी सुंदर, ठीक है, मोहतरमाएँ, वो क्या बिल्कुल ड्रिंक सर्व कर रही सबको। अब वो भी समझ में आ जाएगा आपको कि मोहतरमाएँ मैंने बोला तो वो कौन से कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ऐसे लोग कौन से कंपनी में ज़्यादा मिलेंगे आपको, कहाँ पैसा था, ठीक है ना, सोचिए तो मालूम पड़ेगा आपको। तो मीटिंग शुरू हुई थी 5:30 बजे, खत्म हुई थी 8:30 बजे, 9 बजे, और फिर डिनर था, और चलती रही मीटिंग 11 रात को 12 1 बजे तक के, 12 बजे तक मीटिंग चली। मैं तो खैर 10 साढ़े 10 बजे निकल गया था वहाँ से, बट मीटिंग 12 तक चल रही थी, 12 12:30 1। एंड आप बोलेंगे सर मीटिंग का क्या हो गया, तो नॉन कंप्लायंस हुआ, नॉन कंप्लायंस हुआ है, नहीं हुआ। मीटिंग का टाइम क्या था, 5:30 PM, खत्म बात। मीटिंग शुड बी कंडक्टेड विद इन 9 AM टू 6 PM। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई आपको, ठीक है ना, ध्यान रखना है। ऐसा अगर एग्जाम में केस आ गया तो यू विल बी एबल टू राइट कि यस सर मीटिंग शुड बी कंडक्टेड विद इन, और ये एग्जाम्पल मजाक में नहीं लिया मैंने, रियल एग्जाम्पल है, आई हैव फेस्ड इट, एंड यू कैन ऑलवेज चेक ऑन यूट्यूब, यू कैन ऑलवेज चेक ऑन गूगल,
इफ़ यू अंडरस्टैंड माई नेम ऑफ द कंपनी जो मैंने लिया, क्योंकि मैं क्या इतने बड़े नेशनल लेवल पे मैं पढ़ा रहा हूँ, कैमरा के सामने बोल रहा हूँ, तो मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता। मैं कुछ कमेंट करूँगा फिर लोग मुझे गाली मारेंगे, अरे तुषार ऐसा बोलता है। ठीक है, तो आपको समझदार अच्छे से CS कर रहे हो ऑब्वियसली, वो भी एग्जीक्यूटिव लेवल पर, तो आप समझदार हो। ठीक है ना। 9 AM to 6 PM मीटिंग होती है। मीटिंग का स्टार्ट होना इंपॉर्टेंट है, मीटिंग एंड होना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, राइट। और सबसे आखिरी वाला प्लेस, प्लेस क्या रहना चाहिए? ठीक है, वो भी आ जाते हैं अपन प्लेस पढ़ते हुए। ठीक है, प्लेस क्या रहेगा बोलता है, इट शुड बी ऑलवेज एट रजिस्टर्ड ऑफिस और आई द प्लेस एट रजिस्टर ऑफिस, मतलब कंपनी का AGM होगा उस रजिस्टर ऑफिस के इर्द गिर्द ही, कहीं बाहर नहीं होगा। ठीक है, तो वो भी आप ध्यान रख सकते हो। प्राइवेट कंपनी कैन फिक्स टाइम एंड प्लेस। नॉर्मली प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी अपने आर्टिकल में पॉइंट लिख देती है। नॉर्म जितने कंपनी मैंने बनाई है, करीब करीब मैंने आज तक के करीब करीब 100 कंपनियां बना ली है इनकॉर्पोरेट करते हुए, 100-150 मेरे नाम पे, और ट्रेनिंग करते करते मैंने 200-300 बनाई थी। मतलब मैंने करीब करीब अपने पूरे करियर में 8 साल में 10 साल में मैंने करीब करीब 250-300 कंपनियां इनकॉर्पोरेट की है। जितनी कंपनियां मैं बनाता हूँ उसके आर्टिकल में मैं लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ कि इस कंपनी का AGM, नॉर्मली मैं बताता हूँ आपको, मैं जैसे कंपनी, एक कंपनी बनाई थी मैंने, श्री अशोका सोलार एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, श्री अशोका सोलार एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। उस कंपनी के आर्टिकल में मैंने लिखा था कि वो मेरे जो प्रमोटर्स थे वो थोड़ा सा साईं भगवान को मानते, साईं बाबा को, एंड साईं बाबा का दिन जो होता है वो गुरुवार का दिन होता है नॉर्मली, तो मानते। तो उन्होंने मुझे बोला तुषार सर हम AGM सर गुरुवार के दिन लेंगे सर, और बताइए आप कब लेंगे। तो मैंने क्या लिखा पता है उनके आर्टिकल में, मैंने लिखा कि द कंपनी विल टेक AGM एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर सेकेंड वीक थर्सडे। ध्यान से सुनेगा वापस क्या बोला मैंने, दैट कंपनी विल टेक AGM एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, दैट टू ऑल्सो सेकेंड वीक, एंड दैट टू ऑल्सो विच डे, थर्सडे। अब इससे मुझे बताओ क्या किया मैंने, पता है वो क्या किया मैंने, वो जो मैंने पंगे हैं ना सॉल्व ही कर दिए। अब मीटिंग हर साल कब होगी, सितंबर के सेकेंड वीक में थर्सडे के दिन। अब सेकेंड वीक मतलब कब आएगा, अराउंड 8-9 तारीख के बाद, 8-9 तारीख के आसपास आएगा, और सेकेंड वीक ऑफ थर्सडे, वो ढूंढना है। थर्सडे कभी छुट्टी होती नहीं नॉर्मली, नॉर्मली होती नहीं है। अच्छा थर्सडे को उस दिन सितंबर में 15 अगस्त भी नहीं आता। अब तुझे से क्या बोलते हो सर, सितंबर में 15 अगस्त कैसे आएगा, अगस्त तो 15 अगस्त के दिन आएगा ना। नहीं होता है, एक बार मुझे कोई लड़का बोल रहा था, बोला था सर कि छुट्टी मिलेगी क्या सर सैटरडे को। सैटरडे छुट्टी क्यों मिलेगी, बस सर इस बार सर गुड फ्राइडे आ रहा है सर सैटरडे को। मतलब इधर आ तू, गुड फ्राइडे सैटरडे को आ रहा है क्या? हाँ सर, बोले फेस्टिवल है ना सर हमारा। मतलब पागल, मैंने कहा गुड फ्राइडे फ्राइडे के दिन आएगा ना, सैटरडे को कैसे आएगा? ठीक है ना। आप बोलो सर क्या अजीब एग्जाम्पल दे रहे हो आप, लेकिन होते हैं कुछ लोग, होता है गुड फ्राइडे सैटरडे के दिन आ रहा है। वैसे सर 15 अगस्त इस बार कब आ रहा है, हाँ सितंबर में आ रहा है, सेकेंड वीक ऑफ थर्सडे के दिन सर छुट्टी है सर। ऐसा कैसे हो सकता है, नॉर्मली सेकेंड वीक ऑफ थर्सडे छुट्टी नहीं रहती है नॉर्मली। अच्छा मैं पता है मैंने क्या किया इस पॉइंट से, अब ध्यान दे। मेरी मीटिंग हर साल कब होगी बताओ मुझे, मीटिंग मेरी हर साल होगी सितंबर महीने में। हर साल नॉर्मली कब होंगी, सेकेंड वीक में होंगी, यानी डेट नॉर्मली हमेशा क्या रहेगी, 10 से 12 तारीख के आसपास रहेंगी। और हर साल 10 से 12 तारीख के पास मीटिंग रहेगी। तो आपको पता है मैंने तीनों पॉइंट फॉलो किए, कौन से वाले, पहला हमेशा मीटिंग कब होंगी, एवरी कैलेंडर ईयर। गैप कितना मेंटेन होगा हमेशा, अराउंड 12 महीना, 15 महीना कभी जाता ही नहीं है। और सितंबर सेकेंड वीक मतलब कौन सा दिन, 12 तारीख के आसपास, विच इज विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो जो मैंने आपको पहले पॉइंट पढ़ाया था 3 पॉइंट, इफ यू राइट लाइक दिस इन योर आर्टिकल, यू नेवर डू कॉम्प्रोमाइज विद द प्रोविजन, कभी नहीं। आराम से लॉ फॉलो करो, चलने दो। एवरी ईयर थर्सडे, सेकेंड वीक वाला थर्सडे सितंबर महीने के, बेस्ट। ऐसा कोई बंदा मंगलवार लिख ले, शनिवार लिख ले, ऐसा कुछ लिख के रख दे। ऐसे मैं बता रहा हूँ कोई कर सकता है ऐसा, बहुत अच्छी चीज़ है ये। ऐसा करके रख दोगे तो क्या होगा कि नॉन कंप्लायंस के चांसेस खत्म हो जाएंगे, खत्म हो जाते हैं ना, तो बेस्ट ऑप्शन होता है। और पब्लिक कंपनी भी कर सकती है ऐसा अगर करना है तो, ठीक है। खैर, तो ये पॉइंट एक बार आपने ध्यान दिया अच्छे से, तो ये अपन बहुत डिटेल पढ़े अपन ने। आखिरी में पावर ऑफ ट्राइब्यूनल, ट्राइब्यूनल आसान पॉइंट है। अगर मीटिंग कौन नहीं बुला पाया, बोर्ड नहीं बुला पाया, तो ध्यान रखना कि मेंबर्स मीटिंग नहीं बुलाते, AGM मेंबर्स नहीं बुला सकते। अपन अभी AGM पढ़ने वाले, EGM सॉरी, EGM में क्या होगा, EGM मेंबर्स कॉल कर सकते हैं, EGM मेंबर्स कॉल कर सकते हैं, AGM मेंबर्स कॉल नहीं कर सकते। AGM कौन कॉल करेगा, या तो कौन, बोर्ड, या तो कौन कॉल करेगा, ट्राइब्यूनल। एंड व्हेन आई से ट्राइब्यूनल आई मीन टू से NCLT, जब तक क्या नहीं हुआ है, एनफोर्स नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो राइट, तो ट्राइब्यूनल में कॉल या डायरेक्ट कॉलिंग ऑफ AGM ऑन एप्लीकेशन ऑफ मेंबर
application of member and give direction in case of default. डिफॉल्ट मतलब जब ये प्रूव हो जाएगी कंपनी के डायरेक्टर्स लोग क्या नहीं करना चाहते, एजीएम लेने का मन नहीं बना रहे, वो एजीएम लेना नहीं चाहते या भूल रहे हैं. अगर कौन भूल रहा है एजीएम लेना, डायरेक्टर भूल रहे हैं, तो फिर एजीएम कौन लेगा, एनसीएलटी बुलाएगा मेंबर्स के बोलने पर. बट मेंबर्स कभी खुद एजीएम नहीं कॉल करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, जो सबसे बड़ा डायरेक्शन जो मैंने आपको बता दिया था ना, वन पर्सन प्रेजेंट इन पर्सन और प्रॉक्सी कैन बी कॉल्ड एज कोरम, डीम्ड टू बी कॉल्ड एज कोरम. बहुत बड़ी लाइन बोल रहा हूं मैं, फिर से पढ़ना. वन द डायरेक्शन मे बी दैट वन पर्सन प्रेजेंट इन पर्सन और बाय प्रॉक्सी शैल बी डीम्ड टू कॉन्स्टिट्यूट द कोरम. क्या एक बंदे से मीटिंग होती है? लॉजिकली नहीं होती है, बट लीगली यहाँ पे डीम्ड वर्ड डाला है. और सही बात भी है ना, एनसीएलटी के इशारे पर अगर मीटिंग होगी तो एक बंदा भी अगर हुआ ना तो कोरम हो गया, ऐसा लॉ का मानना है. एक बंदे के भी रहने पर कोरम हो सकता है. पॉइंट नंबर 2. और पॉइंट नंबर 3, जनरल मीटिंग हेल्ड इन परसुएंस ऑफ सबसेक्शन 1 विल बी डीम्ड एज एजीएम. जो भी मैंने पढ़ा है आपको इस पॉइंट में, अगर मीटिंग ऐसी होती है तो डीम्ड टू बी एन एजीएम, प्रॉपर एजीएम. प्रॉपर एजीएम कंडक्ट हुई ऐसा माना जाएगा. अगर मीटिंग कौन कॉल करता है? ट्राइब्यूनल. तो 3 बातें इंपॉर्टेंट है. अगर बोर्ड ने कॉल नहीं किया तो मीटिंग कौन कॉल करेगा? मेंबर्स कॉल करेंगे. बट मेंबर्स कॉल करेंगे खुद नहीं, किसको बोलकर? एनसीएलटी को. और एनसीएलटी मीटिंग कॉल करेगा. उसमें मेन डायरेक्शन क्या हो सकता है कि वन पर्सन प्रेजेंट इन पर्सन और प्रॉक्सी कैन कॉन्स्टिट्यूट अ कोरम, एंड वंस यू कॉल फॉलो दिस पॉइंट वी कैन कॉल इट एज अ, ठीक है, प्रॉपर मीटिंग. तो ये पॉइंट एक बार ध्यान आपको रखना है. चलिए, नए कंपनी में एक टॉपिक नया ऐड हुआ है जिसको बोलते हैं रिपोर्ट ऑन एजीएम. रिपोर्ट ऑन एजीएम वी कॉल इट स्टैट्यूटरी रिपोर्ट ऑन एजीएम. बोलो, रिपोर्ट ऑन एजीएम ऐसा हुआ है. पहली बात, इट इज ओनली एप्लीकेबल टू विच कंपनीज? फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखना, एप्लीकेबल टू लिस्टेड कंपनीज. पहली बात, ठीक है ना. क्या है रूल्स? इट विल बी इन प्रिस्क्राइब मैनर. प्रिस्क्राइब मैनर पे रूल बनेगा. प्रिस्क्राइब मैनर का मतलब होता है एक फॉर्म नंबर दिया हुआ है MGT 15, ये अपन आगे पढ़ेंगे भी. देखो ये रहा. A copy of report shall be filed to registrar within 30 days. Within 30 days from the date of AGM. In which format? MGT 15. एक MGT 15 नाम का फॉर्मेट रहेगा जो आपको कहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा? MCA से. mca.gov.in. वहाँ जाइए, वहाँ जाके एक फॉर्मेट निकाल लीजिए. कौन सा वाला? इसका. इसको फिलअप करिए. प्रिस्क्राइब मैनर में जो फॉर्मेट दिया उसको बराबर फिलअप करिए. और इसको क्या करिए, आप किसको फाइल करेंगे? रजिस्ट्रार को, ROC को. कब फाइल करेंगे? एजीएम होने के 30 दिन के अंदर. मतलब एग्जांपल, फिर से अगर किसको डाउट है, वैसे होना तो नहीं चाहिए, बट अगर जैसे ये ले लो, है ना, ये कब फाइल होगा? यहाँ पे रिपोर्ट कब फाइल होगा? 31 दिसंबर के 30 दिन के अंदर, मतलब 30 जनवरी के अंदर. यहाँ पे कब होगा? 30 अक्टूबर के अंदर. यहाँ कब होगा? 15 जून के अंदर. यहाँ कब होगा? 14 सितंबर के अंदर. यहाँ कब होगा? 30 अक्टूबर के अंदर. एजीएम के डेट के विद इन 30 डेज आप क्या करेंगे? रिपोर्ट बनाकर ROC को फाइल करेंगे. राइट. नहीं किया तो क्या होगा? नहीं किया तो अगर कंपनी डिफॉल्ट करती है तो कितना पेनल्टी आएंगी? 1 लाख से 5 लाख. और अगर वही डिफॉल्ट कौन कर रहा है? ऑब्वियसली डायरेक्टर कर रहा है. तो उनको पेनल्टी कितनी है? 25,000 से 1 लाख. कंपनी के लिए 1 लाख से 5 लाख. और उस डायरेक्ट डिस्प्ले ऑफिसर मैंने बोला. अच्छा, एक और बात ध्यान रखना, ऐसे डिफॉल्टिंग ऑफिसर ना, मुझे बताइए कंपनी लिस्टेड है, उसमें मेन बंदा कौन लायबल होगा हमेशा? एक तो MD, CFO और सबसे बड़ी बात CS. MD, CFO, CS, ये तो मिनिमम है, मिनिमम. और भी लोग हो सकते हैं जो रिस्पॉन्सिबल है. एवरी डिफॉल्टिंग ऑफिसर, CS इज अ डिफॉल्टिंग ऑफिसर, बिकॉज CS को पता था कि एजीएम क्या करनी थी? कंडक्ट करनी चाहिए थी. फिर भी CS ने एजीएम कंडक्ट नहीं की. गलती किसकी है? CS की है. वो करना पड़ेगा उसको. ठीक है ना. पॉइंट नंबर 2, डिफॉल्टिंग ऑफिसर विल बी शैल बी पनिशेबल विथ फाइन ऑफ रुपीज 25,000 से 1 लाख रुपए तक के. और कंपनी के लिए पेनल्टी कितनी है? 1 लाख से 5 लाख. तो ये कुछ बेसिक बातें आपको मैंने बताई किसके बारे में? एजीएम के बारे में. राइट. सो बेसिकली वी कवर्ड टुडे इन दिस लेक्चर ऑल अबाउट एजीएम. एजीएम कौन सी मीटिंग है, कौन सी कंपनी एजीएम लेती है, कब लेती है, कैसे लेती है, और नहीं लेने के क्या परिणाम है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, क्या क्या रिपोर्ट्स फाइल करने पड़ते हैं, ये सारी बातें करी एजीएम में. तो आई रिक्वेस्ट यू दैट इन दिस 1 hour वी कवर्ड द होल टॉपिक ऑफ एजीएम इन डिटेल, in proper manner, with examples, with case laws, everything, with section, everything. So I hope that I have did justice with this lecture of AGM. Similarly, in the coming lectures
you have the topic of EGM, class meetings, and the main point we will cover section 101 to 118. Okay, I'll just mention here, baki will cover in the proper lectures, but then we have section 101 to 118. These are sections which is called as provision relating to AGM या EGM. जैसे 101 में बताया गया है notice, 102 talks about explanatory statement, 103 talks about quorum, 104 talks about chairman, 105 talks about proxies, and so on. 107 e-voting, 108 that is 107 is show of hand voting, 108 is e-voting, 109 poll, 110 मतलब 110 postal ballot, line like this, and आखिरी में 118 is minutes. ऐसे तो बहुत सारे सेक्शंस है. नोटिस कब भेजेंगे, 21 डेज के पहले, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, कोरम कितना होता है, 5 मेंबर का, 15 मेंबर का, 30 मेंबर का, 2 मेंबर का, वो बताऊंगा. हु कैन बी द चेयरमैन ऑफ द कंपनी, प्रॉक्सीज कैसे अपॉइंट होता है, हर चीज़ डिस्कस करेंगे वन बाय वन डिटेल में. ऐसा भी कुछ नहीं है, तो इसलिए आपको मैंने लेक्चर दिया, डेमो लेक्चर. जैसा मैंने आपको आज पढ़ाया एजीएम, वैसे ही होगा ईजीएम, वैसे ही होंगे ये सारे पॉइंट्स. ठीक है ना. सो इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर, प्लीज़ click like on that YouTube link also, and please subscribe. You have my number also, you can also write down my number. My number would be it's 988-111-4466. WhatsApp number is 9823536686. ठीक है ना. This is a WhatsApp number. The second one is 9823536686, and the first number is 988-111-4466. You can give your feedback also. If you wish to subscribe this videos, you can always be in touch with me. And happy learning. Right? Thank you very much.